नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। जैसे कि टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इसमें हम लोगों को क्या स्टडी करना है? स्पेशली कंडक्टर्स की बात करनी है। किसकी बात करेंगे? कंडक्टर्स की बात करेंगे। कंडक्टर्स किसको बोला जाता है? तो मेटल्स को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। तो अभी हम स्पेशली मेटल्स की बात करेंगे। कंडक्टर्स का मतलब स्पेशली हम मेटल्स की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करोगे तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसके आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये सारी चीजें हम स्पेशली कंडक्टर्स के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे। इसलिए इस टॉपिक का नाम ही क्या रख दिया हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो मैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं एक कंडक्टर एज्यूम कर लेता हूँ। मान लो ये कोई कंडक्टर है। ये क्या चीज है? कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कोई भी मेटल बॉडी। हमने क्या किया? इस कंडक्टर को चार्ज किया। तो याद रखो, जब भी आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करोगे, एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा कहाँ पे रहेगा? उसकी आउटर सरफेस पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? हमेशा कंडक्टर की आउटर सरफेस पे रहेगा। तो मान लिया कि ये कोई कंडक्टर है और हमने क्या किया? इसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया। तो हमने क्या देखा कि जैसे इसको चार्ज किया गया तो जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो रिपेल होके एक दूसरे से कहाँ पे आ गया? इसकी आउटर सरफेस पे आ गया। तो ये एक पहला पॉइंट बन गया इंपॉर्टेंट कि किसी भी कंडक्टर को चाहे कितना भी चार्ज कर लो, एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा उसकी आउटर सरफेस पे रहेगा। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज की वैल्यू क्या होगी? हमेशा जीरो होगी। और क्योंकि क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं है, इसलिए सेकंड पॉइंट ये बन जाता है कि इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? जीरो। क्योंकि जहां पे चार्ज नहीं होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इसलिए इनसाइड द कंडक्टर चार्ज की वैल्यू क्या है? जीरो। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो रहेगा। क्लियर एकदम बात? तीसरी चीज, जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज करोगे, मैंने ये कंडक्टर एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो मैंने क्या किया? इसको चार्ज किया। तो जब इसको चार्ज करोगे तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, अगर नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर तो किधर होती? तो इनवर्ड होती। आया समझ में? है ना? तो किसी भी कंडक्टर को जब भी आप इलेक्ट्रिकली चार्ज करोगे तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके आसपास वो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर एकदम बात? ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, जब भी आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकली चार्ज करोगे तो उसकी सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा और उसके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होगा जितना उसकी सरफेस पे है। इसको मैं आपको प्रूव करके भी बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी कंडक्टर है, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी सरफेस पे जब इसको चार्ज किया गया तो इसकी सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा। पहली बात तो ये क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल बराबर नहीं होगा तो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर पोटेंशियल अलग अलग होगा तो कोई भी दो अलग अलग पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के बीच में जब भी आप उनको कनेक्ट करते हो तो आपस में उनके बीच में क्या होता है? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। प्रैक्टिकली किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के बाद हम देखते हैं कि उसकी सरफेस पे कोई चार्ज फ्लो नहीं होता, कोई करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब कंडक्टर की पूरी सरफेस इक्वल पोटेंशियल पे होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग पोटेंशियल होगा तो क्या हो जाएगा भाई? अलग ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और उससे क्या होगा? करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जबकि ऐसा है ही नहीं प्रैक्टिकली। इसका मतलब कंडक्टर की पूरी सरफेस क्या होती है? इक्वल पोटेंशियल पे होती है। तो इक्वल पोटेंशियल रहेगा कंडक्टर की पूरी सरफेस पे, हर जगह क्या रहेगा? इक्वल पोटेंशियल होगा। समझ में आई ये बात? अब पॉइंट ये है कि कोई भी कंडक्टर हो उसकी सरफेस पे, मान लो ये कोई पॉइंट है ए, तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, है ना, उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर भी किसी भी पॉइंट पे आप बी पे आप देखोगे। मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। कोई भी कंडक्टर हो उसकी सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर किसी पॉइंट बी पे होगा, है ना। अब इसको प्रूव करके देखेंगे, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी कंडक्टर हो उसको चार्ज कर लिया तो उसकी सरफेस पे तो हर जगह पोटेंशियल बराबर है ही,
साथ में उसके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होगा जितना उसकी सरफेस पे है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करने के लिए देखो, मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास में एक चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज है, और उसको मैं A से B की तरफ लेके जा रहा हूँ, A से B की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो मान लो इसके लिए मुझे WAB वर्क करना पड़ा, है ना। A से B तक मैं चार्ज को लेके जा रहा हूँ, तो इसके लिए कितना वर्क करना पड़ा, WAB। A पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं VA है, B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो मान लो VB है। ठीक है, हमको पता है कि पोटेंशियल और वर्क और चार्ज, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q। याद है या भूल गए? ठीक है, ये फॉर्मूला याद है, VB माइनस VA मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये जो चार्ज है Q, इसको जब आप A से B की तरफ लेके आओगे, तो ये सोच के बताओ कि क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो क्या इस चार्ज को A से B तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा? नहीं, है ना। इस चार्ज को A से B तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं जी, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर वर्क डन 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसलिए वर्क डन 0 होगा। तो अगर यहाँ पे वर्क डन 0 पुट कर दें तो ये आ जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू 0 अपॉन Q, यानी कि 0। तो ये VB माइनस VA कब 0 के बराबर होगा, जब VB इक्वल्स टू VA हो, है ना। VB इक्वल्स टू क्या हो, VA, है ना। आ गई बात समझ में? इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, उसकी सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल उसके अंदर भी किसी भी पॉइंट पे होगा। सरफेस पे और अंदर हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा, है ना। कंडक्टर कोई भी शेप का हो, कैसा भी हो, सरफेस पे अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है तो अंदर भी हर जगह कितना होगा, 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल होगा। क्लियर एकदम बात, कोई भी डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो आपको और बताता हूँ। ये समझ में आया क्या अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी कंडक्टर हो, जब आप उसको चार्ज करोगे, तो अगर सरफेस पे किसी पॉइंट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जो कोई कंडक्टर है तो चार्ज कर लिया, तो अगर इसकी सरफेस पे कोई पॉइंट अपन मान लेते हैं, जैसे ये कोई पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा मान ली। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है इसकी सरफेस पे, इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज करो सिग्मा है, तो इस पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर तो होगा ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर या इसके जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, वैसे देखो प्रूव करके बताता हूँ, बिल्कुल आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हो। प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक क्लोज गॉसियन सरफेस, गॉसियन लॉ अप्लाई करूंगा मैं, तो एक क्लोज गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया जो इस कंडक्टर की सरफेस के आर पार इसके अंदर जा रहा है, ऐसे कोई सिलेंडर एज्यूम कर लिया। तो ये कोई कंडक्टर है अपने पास, एक सिलेंडर उसके अंदर जा रहा है, तो सिलेंडर कितना पोर्शन इसका काटता हुआ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ये सर्कुलर एरिया इसका कंडक्टर का काटता हुआ अंदर जाएगा ये। तो ये जो सिलेंडर है सपोज करो, इसकी ये वाली जो सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया A है, तो ये कितना एरिया इस कंडक्टर का काटेगा, A के बराबर। ये वाला एरिया भी कितना है, A के बराबर। इस सिलेंडर का जो सर्कुलर पोर्शन है ना उसका एरिया A मान लिया, तो जब वो कंडक्टर के अंदर जाएगा, ऐसे इंसर्ट करोगे तो ये कितना एरिया काटेगा, तो ये एरिया होगा A के बराबर ही। ठीक है, अगर इस कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो आप जानते हो सिग्मा क्या होता है भाई, प्रूफ बता रहा हूं मैं इसका, है ना। तो सिग्मा होता है Q बाई A के बराबर। तो अगर मैं पूछूं कि सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज कितना बता सकते हो, सिग्मा इंटू A के बराबर। सिग्मा इंटू A के बराबर होगा ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो A एरिया पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू A के बराबर होगा। क्लियर एकदम बात? ठीक है जी। अब एक चीज और बताओ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे बाहर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है जी,
अंदर तो जीरो है ही, ठीक है। तो अगर मैं गॉसेस लॉ अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं बाय गॉसेस लॉ इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन अपसाइलन नॉट, यही होता है गॉसेस लॉ। तो इसको अप्लाई करेंगे। अब देख के बताओ, ई डॉट डी एस को ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए डी एस कॉस थीटा। अब जो सिलेंडर है उसके लिए थीटा अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस सर्कुलर पोर्शन की, ऊपर वाले सर्कुलर पोर्शन की, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अपन को चेक ही नहीं करना है। इस कर्व्ड सरफेस के लिए और देख लो, ये जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर की, इसके ऊपर देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया है ना। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, स्मॉल एरिया एलिमेंट की सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसको मैं एन केप से बता रहा हूँ। स्मॉल एरिया की जो डायरेक्शन है वो मैंने नॉर्मल यूनिट वेक्टर से बताई है, एन केप से इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना बना, बोलो 90 डिग्री एंगल बना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि जब इस ई डॉट डी एस को ओपन करेंगे तो पहली जो सरफेस है, पहली सरफेस इसको मान लो सर्कुलर पोर्शन को, सेकंड ये सरफेस हो गई, थर्ड ये कर्व्ड सरफेस होगी, ठीक है। तो पहली सरफेस के लिए बताओ थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री। सेकंड सरफेस के लिए, तो उसके लिए तो ई 0 है। तो आप जब फॉर्मूला लिखोगे ना सेकंड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन, तो आप क्या लिखोगे, 0 इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। तो 0 से मल्टीप्लाई होने से ही तो टर्म 0 ही हो जाएगी, थीटा आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे के लिए बताओ थीटा 90, ई डी एस कॉस 90 इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इन अपॉन अपसाइलन नोट, ठीक है जी। देखो को ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ इसलिए 0 हो गया, कॉस 90 0 होता है इसलिए 0 हो गया, ये दोनों टर्म 0। ये बचेगा ई डी एस, कोस 0 कितना होता है 1। ई यहाँ पे कांस्टेंट होगा क्योंकि ये जैसे मैंने पॉइंट जो लिया है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट ये सरफेस के जस्ट पास में है, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था ना उसके जस्ट पास में ये पॉइंट एज्यूम किया है ये सिलेंडर के ऊपर। तो ई यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बिल्कुल पास में ये पॉइंट है। तो ई को कांस्टेंट मान के बाहर लिख दिया। फर्स्ट सरफेस के लिए इंटीग्रेशन डी एस आ गया, कोस 0 1 हो चुका है, क्यू इन अपॉन अपसाइलन नोट। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, देखो ई इंटू पहली सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या आएगा, तो इस पर छोटा सा एरिया लेते हैं उसको डी एस बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे एरियाज को ऐड करते हैं तो टोटल एरिया कितना आएगा, इस वाले एरिया को हमने ए लिखा है तो ए के बराबर आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फॉर द फर्स्ट सरफेस किसके बराबर है, ए के बराबर है। क्यू इनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी है, सिग्मा ए लिखोगे उसको अपॉन में अपसाइलन नोट। देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ई क्या आएगा, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट। आया कि नहीं आया, ये लो जी, ये आपका प्रूव हो गया इसका। तो ये फॉर्मूला था कि कोई भी कंडक्टर हो, अगर आपने उसको चार्ज कर रखा और उसकी सरफेस पे किसी पॉइंट पे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नोट के बराबर होगा। ये इसका एक तरह से प्रूफ हो गया है ना, प्रूफ हमने इसका देख लिया। देख लो इसमें अगर कोई भी स्टेप में डाउट हो तो पूछो।